करीब 16 साल का एक लड़का अपनी माँ को आवाज़ लगा रहा था। धीरे से आवाज़ लगाई, फिर कुछ ज़ोर से, और तीसरी बार जो उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाता है तो बहुत ज़ोर से चीख कर और चिल्ला कर आवाज़ लगाता है। पहली बार तो माँ समझ नहीं पा रही थी, और दूसरी बार उसकी जो भी ध्यान था वो टूटता है, और तीसरी बार में वह दौड़ते हुए अपने बेटे की तरफ जाती है। और जैसे ही घर की दहलीज को पार किया, उसकी गोद में आकर उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था, अपने बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह जब गोद में आकर गिरता है तो उसकी माँ की चीख निकल जाती है। चीख पुकार की आवाज़ पूरे गांव में फैल जाती है। न केवल गांव में बल्कि आसपास के लोगों तक फैल जाती है। माँ रो रही थी, विलख रही थी। वो 5 बहनों का इकलौता भाई होता है। बहनें भी आ जाती हैं और रोती हैं, विलखती हैं, और किसी ने इस फोटो को खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ये खबर टीवी और अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गई। उसके बाद तो पूरे देश भर में इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है कि एक तरफ देश दीपावली का पर्व मना रहा था, तो दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है, और शासन कहता है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा कातिलों को सलाखों तक पहुंचाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए, कई तरह की गलतियां सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल ही यही उठता है कि अगर सरकार इसमें कुछ कर भी पाएगी तो उस 16 साल के बेटे को वापस लेकर नहीं आ सकती, नहीं आ पाएगी। क्या उस 5 बहनों के अकेले भाइयों को क्या वापस ला पाएगी? जब कत्ल की वजह लोगों के सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, इतनी छोटी सी वजह कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है? आज की घटना कई लोगों को सोचने पर वाकई मजबूर कर सकती है। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जौनपुर, और जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर दूर गोरा बादशाहपुर है। थाना क्षेत्र का गांव लगता है कबीरुद्दीन पुर। बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की। रामजीत यादव का इकलौता बेटा होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होता है। वह मंजन कर रहा था। अक्सर गांव में या तो लोग दातून करते हैं नीम की, तो टहनी तोड़कर, या फिर किसी कोलगेट वगैरह से मंजन करते हैं, या फिर वो ब्रश कर रहा था। XYZ कुछ भी कर रहा था, लेकिन घर के बाहर खड़ा होकर 7:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर खड़ा था। 5 बहनों का इकलौता भाई होता है, 16 साल की उम्र होती है। घर से रोज की तरह वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। अपनी माँ को आवाज़ लगाई। उसने पहली बार माँ और दूसरी बार भी आवाज़ लगाई तो ज़ोर से चीखते हुए कि माँ, लेकिन तीसरी बार की जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ आवाज़ थी, न केवल माँ तक पहुँची बल्कि आसपास के जितने भी लोग थे उनके कानों तक पहुँच जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ बार बार गूंज रही है, माँ माँ कह के। माँ, उसकी जो आशा देवी होती है, वो घर से निकलती है और दौड़ते हुए अपनी दहलीज को जैसे ही पार करती है तो सामने से बेटा दिखाई देता है। लेकिन बेटे की जो गर्दन होती है वो एकदम से धड़ से अलग होकर माँ की गोद में आके गिर जाता है। माँ बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है, कहती है मेरे बेटे को मार दिया। वो जो भी कह सकती थी उस बीच में वो कह रही थी। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार 3-4 लोग होते हैं। गांव का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अललता यादव होता है। उसका एक बेटा होता है रमेश यादव, साथ ही एक और लड़का होता है सूरज यादव। करीब 5-7 लोग होते हैं। सबके हाथों में, किसी के हाथ में हंसिया, किसी भी के हाथ में तलवार, और किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में कुछ ऐसी दरात वगैरह थी। कुछ इसी तरह से हथियार लेकर वो उस लड़के के पीछे पड़े हुए थे। वह लड़का इधर से उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहा था। इसी बीच में वह लगातार आवाज़ भी लगा रहा था। आसपास के लोग भी जग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, देखते हैं तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वजह क्या है। लड़का जैसे ही तीसरी बार आवाज़ में रुकता है, शांत होता है, पीछे से एक तलवार आती है। तलवार को इतनी ताकत से मारा गया था कि एक ताकत से धड़ और सर दोनों अलग हो जाते हैं।
माँ के पास पहुंच जाता है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बहन आ जाती है। उनके बाद फिर पूरा गांव इस घटना को लेकर सड़कों पर उतर आता है। न केवल पूरा गांव उतरता है बल्कि सोशल मीडिया पर ही कुछ देर में खबर वायरल होने लगती है। दरअसल डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र और साथ ही एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा, सीओ गोराबाद शाहपुर के तमाम ये आला अधिकारी मौके पर आ जाते हैं और उसके बाद फिर सैकड़ों पुलिस वाले आ जाते हैं। एक दिन पहले ही इस गांव के अंदर दरअसल 29 अक्टूबर 2024 को यह लड़का, जिसका नाम अनुराग यादव होता है, वो अपने घर से कुछ ही दूर पर एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस ज़मीन के टुकड़े की साफ़ सफाई कर रहा था। और जैसे ही इसकी घास वास छील रहा था, क्योंकि उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो, वो कहता है कि अगले दिन दीपावली का त्यौहार है, साफ़ सफाई करना अच्छी बात है, इसलिए साफ़ सफाई कर रहा हूँ। इसी बीच में पड़ोसी ही थोड़े से फासले से रहते हैं लालता, उनके परिवार के कई लोग मौके पर आ जाते हैं और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से डराने लगते हैं, धमकाने लगते हैं, उससे तमाम तरह की गंदी संधी बातें करते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब लगातार उस लड़के को 16 साल के उस बालक को लगातार धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, तब गांव के आसपास के लोग आते हैं, समझाते हैं कि इस तरह की बातें मत करो। अगले दिन वैसे भी त्यौहार है और त्यौहार त्यौहार पे सर से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अनुराग को समझाया जाता है। अनुराग जाकर अपने घर जाता है, लेकिन वह इतना नहीं बताता है कि इस तरह से झगड़ा फसाद भी हुआ है। वह नहीं जान रहा था कि आखिरकार आगे कुछ भी हो सकता है। उस रात को कट जाती है, लेकिन लालता यादव को कुछ ऐसा लग रहा था जैसे क्या उसके साथ बहुत बड़ी कोई वारदात हो गई है। उन्होंने एक प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद लालता उसके परिवार के जो भी कुछ लोग ने हाथों में हंसिया, दरात और तलवार लेकर सीधे मौके पर पहुंच जाते हैं और उस बालक की गर्दन काट कर उसकी हत्या कर देते हैं। जब हत्या करते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। हर कोई घटना के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 1995 से। रामजीत यादव ने उसके 20 मीटर दूर एक लालता यादव के नाम का व्यक्त हुआ है। लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। रामजीत यादव की 5 बेटियां हैं, एक बेटा है और 1995 में ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर हम इसमें विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह से था, लगभग 1.5 बिस्सा या 2 बिस्सा ज़मीन रही होगी, इतना जितना कि एक दुकान होती है। यह दुकान से थोड़ी बहुत ज़्यादा की संख्या रही होगी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं थी। इस छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेकर दोनों पक्षों में कई सालों से लगातार विवाद चलता आ रहा था। बातचीत बन नहीं रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं। सदस्य बैठने के बाद यह तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी ज़मीन आ रही है और तुम इसे ज़मीन पर आम से अपनी दीवार वगैरह बना लो, और ताकि झगड़ा बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन गांव वालों ने इस झगड़े को ख़त्म कराने की तमाम कोशिश की। उसके बावजूद भी दबंगी प्रवृत्ति के व्यक्ति होता है लालता यादव, वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने हाथ तो तब कर दी। उसने कहा कि मैं इस ज़मीन पर अपना घर बनवाऊंगा, चाहे भले ही मामला कुछ भी हो। और हाथ तो तब हो जाती है जब एक ही साल के अंदर लगभग 16 मुकदमे रामजीत यादव के परिवार पर लगा दिए जाते हैं। और इस घटना होने से लगभग 10 दिन पहले भी 8वां मुकदमा लिख गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन रामजीत यादव के परिवार को लगातार किसी न किसी मुकदमे में उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है और एक परिवार दबंग होता है। एक परिवार ने एक दरोगा भी बताया जाता है और दरोगा जैसा कर रहा था, पुलिस को अपने इशारे पर कुछ ऐसे ही नचा रहा था। अब यह परिवार जो रामजीत का होता है, अनुराग यादव का परिवार होता है, सोचने से समझने से कि शक्ति इस वक्त क्षीण हो जाती है। करें तो क्या करें, क्योंकि लगातार उन पर मुकदमा लिखे जा रहे थे और उनकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। और उसके बावजूद भी वो जो दरोगा होता है, पुलिस को अपनी उंगलियों पर, कठपुतलियों पर इस तरह नचा रहा था। उस वक्त धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ रहा था और उस वक्त आगे बढ़ते बढ़ते 30 तारीख को
जिस तरह से अनुराग यादव की गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, पूरे प्रदेश भर में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। उसके बाद फिर मुकदमा भी दर्ज करवा लिया जाता है। पुलिस भी आती है और पुलिस आती है तो उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की तमाम दबिश भी दे रही थी। इधर जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जंगल राज है और दूसरी तरफ वो सरकार पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव की एक बहन का सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। बार बार कह रहे थे कि कितनी बार थाने चौकी की चक्कर लगाते हैं, कितनी बार एप्लीकेशन दी जाती है, कितनी बार कानून को, कितनी बार लेखपाल को पत्र लिखा जाता है। कहा जाता है कि आप हमारे घर आइए। एक बार आने के बाद इस छोटी सी ज़मीन के टुकड़े, चाहे वो 1.5 बिस्वा का हो या 2 बिस्वा का हो, इस विवाद को हमेशा के लिए ख़त्म करा दिया जाए, क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी वो दबंग बगड़ के थे, मतलब दबंग प्रवृत्ति के थे। साथ ही उनके परिवार में एक ऐसा दरोगा था जो पुलिस को अपने इशारों पर, उंगलियों पर नचा रहा था। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उस परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखा, इस गांव में आकर नहीं देखा। जबकि हत्याकांड के बाद डीएम हो, एसएसपी हो, मंत्री हो, फिर तमाम नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और यह मामला पूरे देश भर में चर्चित हो जाता है। जिस दिन दीपावली मनाई जा रही थी, उस दिन घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी कि एक 16 साल का लड़का जिसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है, छोटे से ज़मीन के टुकड़े को लेकर बहन साफ साफ कहती है मीडिया में आकर, तो यह सरकार पर इस मामले में बदला लेने, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनका एनकाउंटर करे, इन्हें सज़ा दिलाए, खून का बदला खून से ले, नहीं तो फिर बहन अपने भाई के हत्याकांड का बदला लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि एक और बहन या फिर 5 बहनों में से कोई भी बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई के हत्याकांड का बदला ले। इस सरकार की अपनी जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि यह कोई पहला मैटर नहीं है। भविष्य में ना जाने कितने ऐसे मैटर होंगे और पुलिस वाले देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, और ना जाने कितने मामलों को देखकर पुलिस वाले अनदेखा करते हैं। इसमें यह भी बताया जाता है कि जो बहन थे वह कह रही थी कि जब तक यह ज़मीन किसी का खून नहीं लेगी, खून नहीं मानेगी, तब तक हम यहाँ पर आएंगे नहीं। वो पुलिस वाले कौन हैं, उनके बारे में पता किया जाए। हालांकि डीएम कहते हैं कि इस मामले की उचित स्तरीय पर जांच की जा रही है। क्या जांच में उन दरोगा, उन सिपाहियों को, उन लोगों का भी नाम, अधिकारियों का नाम सामने आएगा, उन नेकपाल का नाम सामने आएगा जिन्होंने कहा कि ये ज़मीन खून मांग रही है? क्या वाकई में चाहते हैं कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? इस मामले में उतना ही दोषी यह लालता यादव का परिवार है, और उससे कहीं ज़्यादा दोषी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा, इंस्पेक्टर, वो भी लोग हैं जिन्होंने इस मामले को आगे बढ़ने में मदद की है। क्या इस मामले को जो लालता प्रसाद यादव हैं, जो परिवार का दरोगा है, जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर और इस कानून का दुरुपयोग किया है, क्या वो भी क्या उसका भी एनकाउंटर होगा? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब न जाने केवल जनता मांग रही है। पब्लिक जनता से कहीं ज़्यादा वह 5 बहनें, माता पिता, जिनका वो इकलौता भाई था, ताई कमांडो का गेम खेलता था, बताया जाता है कि वह नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार की वजह से वह सामने आने से भी कतरा नहीं लगता, और वो उस परिवार में इतना डर चुका था, प्रैक्टिस करने भी नहीं जा पा रहा था। जब उसकी कोच का इंटरव्यू लिया जाता है, बहन ने जो इंटरव्यू दिया है वो वाकई भावुक करने वाला है और कहीं के सवाल खड़े करने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले में उच्च कदम उठाएं और आरोपियों को कम से कम समय से सज़ा दिलाएं, और साथ ही एक कानून ऐसा पेश करें, ऐसा आदेश पारित करें कि जहां पर इस तरह के मेड़ वाले मामले होते हैं, जहां पर छोटी छोटी ज़मीनों को मामले होते हैं, जहां बैठकर 2 पक्षों को आपस में बैठा कर समझाया जाता है,
मामले खत्म किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में किसी इकलौते बेटे की इस तरह से जान ना जाए। इस पूरे घटनाक्रम को दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में राजधानी का इलेक्शन हो या ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हों या फिर आप तो शहरी क्षेत्र में भी ऐसे होने लगे हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर खून खराबे हो जाते हैं। ज़मीन का टुकड़ा वहीं रहेगा जिस तरह से अनुराग यादव की हत्या हो जाती है और दूसरा परिवार उस सलाखों के पीछे रहेगा। ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी, लेकिन वो ज़मीन वहीं रहेगी। काश एक परिवार ने भी अगर बड़ा दिल दिखाया होता तो शायद इस तरह की बातें होती ही नहीं। इसलिए कभी भी कोई भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसलिए बड़ा दिल दिखाएं और किसी का भी दिल बिल्कुल ना दुखाएं। और आप सब लोग ख्याल रखें। धन्यवाद।